हेलो, मैं महेश जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं और आगे इरेशनल नंबर के, ठीक है। और हम ये बात करेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 है उनको भी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने नंबर लाइन के बारे में बताया था। एक लाइन है और लाइन के ऊपर अगर हम नंबर डिनोट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, नंबर लाइन हो जाएगी। सबसे पहले हमने 0, फिर 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमने देखा था। और इधर लेफ्ट साइड में हम -1, -2, -3 और इस टाइप से माइनस इन्फिनिटी तक हम चल रहे थे। अब ये जो मैंने 0, 1, 2, 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इधर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 और नेगेटिव इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, इन इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं रेशनल नंबर, ये मैंने पिछले वीडियोस में अपलोड कर रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहां आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा रेशनल नंबर के अंदर। अब देखिए, फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वो भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। जैसे मुझे अगर हाफ डिनोट करना है, हाफ एक क्या रेशनल नंबर है, तो हाफ क्या 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में, तो यहाँ हम हाफ ये रेशनल नंबर ऐसे डिनोट हो जाएगा नंबर लाइन पर। ये तो था रेशनल नंबर। अब अगर मुझे इरेशनल नंबर अगर डिनोट करना है नंबर लाइन पर, तो वो अब मैं कैसे करूंगा डिनोट, तो उस चीज के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक स्क्वायर लिया है मैंने 1 यूनिट लेंथ का, एक मैंने वर्ग लिया है 1 इकाई का, ठीक है। और ये जो चारों वर्टेक्स हैं, इसके जो चारों जो शीर्ष हैं, इसको मैंने ए, बी, सी और डी नेम दिया, ठीक है। अब इस इरेशनल नंबर को एक फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर है पाइथागोरस, उन्होंने इरेशनल नंबर को फाइंड किया था और ये बताया था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये उन्हीं का ही एक्सपेरिमेंट है। क्या हुआ, एक स्क्वायर लिया गया, ठीक है, और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 1 यूनिट की है। एक वर्ग लिया गया जिसकी एक जो भुजाओं की लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 1 इकाई। अब क्या हुआ, ये जो 1 इकाई है, यानी कि ये अगर 1 यूनिट है मेरे पास लेंथ, तो ये लेंथ भी क्या होगी मेरे पास 1 यूनिट होगी। ये लेंथ भी मेरे पास क्या होगी 1 यूनिट होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस स्क्वायर का एक अगर डायगोनल बनाता हूं, डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण एक वर्ग के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक ये AC और एक ये BD। यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस एक बार इस AC को हटाता हूं, इस AC डायगोनल को हटाता हूं, और अगर BD डायगोनल की मैं बात करूं, तो देखो यहाँ आपको ये भी पता है कि स्क्वायर में जो चारों वर्टेक्स होते हैं वहां पर कितना एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अगर ये अब इसको देखूं मैं DCB यानी कि BCD, तो ये मेरे पास एक क्या बन रहा है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस
थ्योरम जो है वो वर्क करती है, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर यदि आपको कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा अगर ज्ञात करनी हो, कोई भी दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड अगर फाइंड करनी हो, तो पाइथागोरस ने क्या, उन्होंने एक थ्योरम दी, क्या बताया उन्होंने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यानी कि लंब का स्क्वायर। देखिए ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो BD है इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और DC और जो BC है, आप उनमें से कोई भी एक, या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर। देखिए कोई भी दो साइड के बीच में, जैसे आप एक BC और एक ये DC, ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, तो वो दोनों साइड्स एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप BC या DC में से किसी को भी आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अगर एक साइड को आपने परपेंडिकुलर बोल दिया है तो दूसरी जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। देखिए यहाँ जो DC है वो इस ट्राइंगल का क्या है, बेस है, तो इस DC को हम क्या बोलेंगे, बेस। ये DC क्या है, बेस है। और रही पीछे ये BC, तो ये BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये जो BD है इसको बोला जाता है कर्ण, और जो DC और BC है, ठीक है, DC ये आधार बन रहा है इस त्रिभुज का, तो इसको बोला जाएगा आधार, DC होगा आधार, और ये जो BC है, जो लास्ट साइड बची है, ये हो जाएगी लंब। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको अगर कोई भी दो साइड्स गिवन है और अगर एक साइड अगर आपको फाइंड करनी हो, तो उस एक साइड को फाइंड करने के लिए एक थ्योरम है जो इस टाइप से है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, उस ट्राइंगल की बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग का क्या होगा, रिजल्ट कर्ण का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस मैं नंबर लाइन पे आता हूं। ओके, वापस मैं क्या आता हूं, नंबर लाइन पे आता हूं, और हमें क्या करना है, इसी वर्ग को उठाकर, यानी कि इसी स्क्वायर को उठाकर, ये जो मेरे पास, ये देखिए, ये जो वर्टेक्स है D, क्या है, ये जो वर्टेक्स है D, इसको उठाकर यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, यानी कि इस जीरो पे इस स्क्वायर का वर्टेक्स कौन है, D रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे D वर्टेक्स है और 0 से लेके 1 तक ये जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट है, एक इकाई है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्ग को उठाकर यहां पे रख रहा हूं, तो ये DC है और ये लेंथ 1 यूनिट की है, तो ये वाला वर्टेक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, C, और ये एक क्या बना, स्क्वायर बना, ये वर्टेक्स मेरे पास B और ये वर्टेक्स A। ठीक है, अब देखिए ये 1 यूनिट है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये BC भी कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, और ये जो अब मेरे पास BD है, ये जो मेरे पास क्या है अब BD। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज में लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज में लेंगे और इस BD की लेंथ फाइंड करते हैं हम। देखिए अगर मैं ट्राइंगल में देखता हूं, मैं देखता हूं इन ट्राइंगल
इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। इस BCD में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, कर्ण कौन है यहाँ पे, BD। तो BD का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आधार, बेस कौन है, DC, या फिर CD बोलो या DC बोलो कुछ भी, यहां मैं लिख रहा हूं CD, CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन, BC, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए BD तो मुझे फाइंड करना है, ये तीसरी साइड तो मुझे इस ट्रायंगल की फाइंड करनी है, और DC और BC की हमारे पास लेंथ दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। CD कितना है मेरे पास 1 यूनिट यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस BC कितनी है मेरे पास 1 यूनिट यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर वापिस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब देखिए ये BD का स्क्वायर मेरे पास क्या है 2, तो अगर मुझे BD चाहिए तो यहां से अगर स्क्वायर हटता है तो वहां सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि BD की वैल्यू क्या आई √2। देखो BD की वैल्यू क्या आई √2। अब इस BD की लेंथ आई है मेरे पास √2 यूनिट, और आपको पता है मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, परफेक्ट वाली, जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है वो अगर नहीं है तो रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पे ये BD को फाइंड किया है जिसकी वैल्यू क्या है √2, और हमको पता है √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखो अब क्या करो, लेकिन हमें √2 को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे शो करना है कि इस नंबर लाइन पे √2 की वैल्यू कहाँ आएगी। तो आपको क्या करना है, अब आपको लेना है कंपास, प्रकार को लेना है, और उस कंपास को ये जो BD की लेंथ है, ये जो BD की लेंथ है उतना हमको क्या करना है, उतना ओपन करना है, ठीक है। जैसे देखो ये कंपास लिया और यहां तक ये ओपन हुआ, कितना ओपन हुआ यहां तक। तो अब क्या करना है, इस O को क्या करना है आपको ऐसा सेंटर यूज में लेना है, और BD का जो ये जो BD होगा, ये जो BD होगा वो क्या होगा, एज अ रेडियस वर्क करेगा, एक त्रिज्या के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो इस BD को अगर आप देखें तो ये लेंथ आई मेरे पास √2। अब अगर इस BD को देखें आप, अगर मैंने कंपास को ऐसे किया तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक जाएगा, और ये जो नंबर लाइन पे जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वही पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को मैंने नेम दिया E। ये जो E पॉइंट होगा वो यहाँ O से लेके E तक, कहां तक, O से लेकर E तक, ये लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। जो BD की लेंथ होगी वो क्या होगी, DE की लेंथ होगी, यानी कि जो BD या फिर देखिए BD की लेंथ होगी वो क्या होगी, DE की लेंथ होगी। क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर मान के, देखिए ये मैंने एक लिया सेंटर लिया, और मैंने इस सेंटर के क्या चारों तरफ एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफेरेंस तक जो लेंथ जाती है, जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अब ये अगर इसी क्या यहाँ ये वाली और ये वाली ये सारी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, और सारी रेडियस है तो सबकी वैल्यू भी क्या है, सेम रहेगी। तो उसी टाइप से देखो अगर इसको मैं सेंटर मानकर अगर यहाँ से एक अगर सर्कल बनाऊं तो देखो ये अगर √2 है तो ये भी क्या होगी √2 ही होगी। तो यहाँ से DE तक जो लेंथ आएगी हमारे पास कितनी जाएगी, √2 यूनिट आएगी, यानी कि जो √2 होगा वो 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अगर मेरे पास रूट में n-1 मान लीजिए एक कोई वैल्यू है, ठीक है, जहां n क्या है, ऑल नेचुरल नंबर है। देखिए ये जो मेरे पास DC है इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक है। इस 1 यूनिट को मैं लिख सकता हूँ √1, ठीक है, और √1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और यहाँ BD जो है मेरे पास कितनी है √2 है, ओके। अब ध्यान
ध्यान से देखिए, इस √1 को यानी कि ये जो DC है, इस DC को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 - 1। ठीक है, देखो √1, रूट के अंदर कौन है 1, और 1 को लिख सकता हूं मैं 2 - 1। 2 - 1 करने पे भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 को मैं लिख सकता हूं 2 - 1। अब यहां पे ये जो आगे 2 है ये मैंने लिख दिया n। देखिए अगर इस 2 को मैंने n बोला है तो यहां अब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बन गई √n - 1। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बन गई √n - 1। और ये 2 जो है, देखिए ये जो √2 है, रूट के अंदर कौन है 2, और 2 को क्या n, तो ये √2 जो है ये भी क्या बन गया √n। ठीक है, तो अब देखिए अगर मेरे पास अगर बेस √n - 1 मुझे अगर पता है तो मैं क्या कर सकता हूं √n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास एक बार अगर मेरे पास बेस आ गया जो किस में है √n - 1 की फॉर्म में है, तो क्या मैं √n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो √n होगा, ये जो रूट के अंदर n है यही क्या है इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो बेस अगर एक बार मुझे पता चल जाए तो मैं इरेशनल नंबर क्या कर सकता हूं फाइंड कर सकता हूं। उसी टाइप से बहुत सारे नंबर मैं क्या करूंगा फाइंड कर सकूंगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि √2 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं। वही जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 3 है। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 की, जो हमारे सामने है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर को, या फिर हमें यहाँ बात हो रही है इरेशनल नंबर, अगर इसको नंबर लाइन पर लोकेट करना है तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनानी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी नंबर लाइन की। ठीक है, तो हम नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ मैंने 0 लोकेट किया, 0, या मेरे पास 1, ये मेरे पास 2। ठीक है, और ऐसे आगे चलती जाएगी। आप यहाँ ऐसे ही अगर करेंगे इसको सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -1 -2। ठीक है, अब देखिए मैंने जो पिछला एग्जांपल जो मैंने √2 का लिया था, ठीक है, हम उसी को यहां पर यूज में लेंगे। हम क्या करेंगे, आपको पहले ये देखना है कि जो ये √3 है, ठीक है, ये √3 हमको पता है कि ये √3 जो होगा √1 और √4। ठीक है, √1 यानी कि 1, और √1 और √4 के बीच में अभी हमने डिस्कस किया था √2। ठीक है, तो √1 के बाद कौन √2, उसके बाद कौन आएगा √3, फिर कौन आएगा √4। तो अगर हमें √3 को लोकेट करना है, अगर हमें √3 को लोकेट करना है तो हमें ये जरूरी होगा कि √2 कहाँ है। अगर मुझे √2 पता चल जाए, अगर मैंने √2 को लोकेट कर लिया है तो इस √2 के बेस पे हम √3 को इजीली लोकेट कर सकते हैं। देखिए √1 की वैल्यू 1 और √4 इसकी वैल्यू 2। √2 को हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, अब हमें लोकेट करना है √3 को। तो हम डिनोट करते हैं अब √3 को। देखिए हमें हमेशा 0 को देखना है, 0 से शुरुआत करनी है। कैसे देखें, मैंने √2 को लोकेट किया था। √2 अगर मुझे लोकेट करना है तो क्या मेरे पास 1 यूनिट, यहां से यहां 0 से लेके 1 तक मेरे पास 1 यूनिट, 1 इकाई। ठीक है, ये आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैं लोकेट कर रहा हूं 0 1 2, ये आपको, आप अगर चाहें तो कंपास अपने हिसाब का 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर, आप अपने हिसाब से जो स्केल यूज में लेना चाहे आप उसका यूज ले सकते हैं। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, कंपास लेना है। यहां जो 0 है
उसके ऊपर यहां रख के एक आर्क कट करना है, फिर सेकेंड आर्क, फिर थर्ड आर्क। अब हमने उसको 1 2, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लोकेट किए हैं, कंपास मैंने इतना ओपन किया, एक यहां फिर एक मैंने यहां, 1 और 2। अब देखिए ये मेरे पास हो गया, मैंने मान लिया ये मेरे पास कितना है, 1 यूनिट है। अब इस 1 को सेंटर मान के, अब इस 1 को एज अ सेंटर यूज में लेके आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप यहां से राइट साइड पे कंपास उतना ही ओपन रख के आपने जिस रेडियस का ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, उसी रेडियस का क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे यहां कंपास रख के उसी रेडियस का यहां पे एक आपको आर्क कट करना है। ठीक है, फिर ये यहां से लेके यहां तक ये जो आपने आर्क कट किया है, ये 60 डिग्री का आर्क कट हुआ है। क्लास 8 के अंदर डिस्कस हो रखा है इस चीज का कि एंगल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये 60 का एंगल, फिर उतना ही कंपास ओपन रखना है, और फिर ये 120 का। अब मुझे क्या करना है, देखो हमने जो स्क्वायर यूज में लिया था, आपने देखा होगा कि यहां से जो एक दूसरा साइड बन रहा था वो इसके क्या परपेंडिकुलर था। तो यानी कि अगर मुझे यहां से एक सीधा अगर बनाना है परपेंडिकुलर, तो मुझे कौन सा एंगल की जरूरत पड़ेगी, 90 के एंगल की जरूरत पड़ेगी। कौन सा एंगल की जरूरत पड़ेगी मुझे, 90 के एंगल की। और 90 कैसे बनेगा, 60 और 120 के बीच में, उतना ही। अब 60 और 120 के लिए आपने जितना अपना रेडियस का कंपास ओपन था उसके बराबर या फिर उसके ज्यादा आप अपने हिसाब से ओपन करके एक बार यहाँ पे, यहां से 60 से एक बार यहाँ पे आर्क कट करेंगे, फिर 120 से आप यहाँ पे एक बार आर्क कट करेंगे। और जहां ये दोनों आर्क कट कर रही है, तो यहां से आपको क्या करना है, इसको मीट करवाना है, इसको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट का, यानी कि जो ये है आपके पास लेंथ, उसी लेंथ का आपको यहाँ पे आर्क कट करना है। मान लो ये इतना यहां आया, ये हमारे पास कितना बना, 1 यूनिट का। ठीक है, ये कितना बना हमारे पास, 1 यूनिट का। अब जहां पे ये आर्क कट हुआ है 1 यूनिट का, अब क्या करना है आपको, स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको और ये जो है 0, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्या बना, इसको हम दे देंगे A, इसको नेम दे दिया मैंने, इसको B, और यहाँ पे ये जो है वर्टेक्स, इसको मैंने दे दिया नेम C। अब ये हमारे पास क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारे पास क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पढ़ने से, ठीक है। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, मैं हाइपोटेन्यूज को h बाई पी से नोट कर रहा हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर को मैं पी आर लिख के छोड़ रहा हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहां देखें हम इस ट्राइंगल ABC में, तो आपको पता है ये भी हमने बनाया है, ये 1 यूनिट का और ये भी कितना, 1 यूनिट का। तो आधार और लंब दोनों कितने, 1 यूनिट के। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1
ये बना हमारे पास 2। ये तो था हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC। ये AC का स्क्वायर हमारे पास आया है 2, तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √2। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √2, यानी कि AC हमारे पास आ चुका है अब √2। लेकिन हमको लोकेट किससे करना है, √3 को लोकेट करना है। ये तो हमने √2 को लोकेट किया, तो अब यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, मैंने √2 समझाया था, अब यहाँ पे वो कंपास लेकर उसको ऐसे नहीं बनाना है, हमें लोकेट किसको करना है, √3 को लोकेट करना है। तो देखिए आगे क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने एक अभी चीज बताई थी कुछ देर पहले कि अगर आपको कोई भी इरेशनल नंबर को अगर लोकेट करना है, ठीक है, तो कैसे लोकेट करेंगे। मान लो अगर मुझे √n को लोकेट करना है, ठीक है, अभी भी बताया था, अगर मुझे √n को लोकेट करना है तो मेरे पास पहले किसकी वैल्यू होनी चाहिए, मेरे पास √n-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास √n-1 की वैल्यू पता है तो मैं √n को इजीली लोकेट कर सकता हूं। देखो यहां मैंने बताया था n किसको लेट करना है, जिस नंबर को हमें लोकेट करना है। यहां अगर मुझे √2 को लोकेट करना था तो मेरे पास n की वैल्यू क्या होती, 2 होती। अब हमें लोकेट किसको करना है, √3 को लोकेट करना है, तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू जाएगी 3, ठीक है। अब देखो अगर मुझे √3 को लोकेट करना है तो मेरे पास अब कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान से देखें, n की वैल्यू कितनी है 3, आगे कौन, -1, यानी कि √2। 3 - 1 कितना होगा 2, यानी कि अगर मुझे √3 को लोकेट करना है तो मेरे पास बेस कौन होना चाहिए, √2 हमारे पास बेस होना चाहिए, यानी कि √2 हमें पता होना चाहिए। देखो यहां देखते हैं AC जो है वो कितना है, √2 है, यानी कि √2 को हमको क्या मानना है, एज अ बेस यहाँ पे यूज में लेना है। अब जो हमने प्रोसेस इस AB पर हमने किया था, यानी कि B के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया था, फिर हमने यूनिट लेंथ ली थी, एक आर्क कट किया था, वही प्रोसेस हमें क्या करना है इस C पर यूज में लेना है, किसको, AC को बेस मानकर, ठीक है, वही प्रोसेस हमें यूज में लेना है। यहाँ एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, कंपास रख के, फिर हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, यहाँ 60, 120 और फिर, तो इस टाइप से हमारे पास ये ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। अब आपको क्या करना है, यूनिट लेंथ, यानी कि ये जो आपके पास लेंथ थी 1 यूनिट की, उतना ही कंपास ओपन करके यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है, और जहां पे ये आर्क कट हुआ है उस आर्क को आपको यहाँ जो ये 0 है उससे क्या करना है, ज्वाइन करवाना है। क्या करना है, ज्वाइन करवाना है। और अब जो ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको हमने नेम दे दिया है D, तो ये जो AD होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, ठीक है। लेकिन ये तो अभी नंबर लाइन पे डिनोट नहीं हुआ, नंबर लाइन पे इसको लोकेट नहीं किया अभी तक, तो हम क्या करेंगे, AD लेंथ का कंपास ओपन करेंगे, जैसे ये ऐसे में कंपास ओपन किया। अब क्या करेंगे, यहां से हमें ये देखिए यहां कहीं, ठीक है, यहां पे आर्क कट हुआ, तो अब यहां इस A से लेकर, यानी कि जो 0 है, यहां से लेकर ये वाली जो यहां तक लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, √3 होगी। कितनी होगी, √3। तो ये एग्जांपल उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अल्टीमेटली √2, √3 और उसी टाइप से और भी एग्जांपल्स है, √5, √7, ठीक है, √10, √11, यानी कि हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर हो, अगर हमें उस नंबर को लोकेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या, ये जो मैंने ये चीज बताई है इस चीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है।
मान लो अगर मुझे यहाँ √5 लोकेट करना होता नंबर लाइन पे, मुझे किसको लोकेट करना होता? √5 को। तो मेरे पास किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए मुझे? ध्यान से देखना, ये √5 क्या हो गया? √n। मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? रूट में n-1 की। n कौन है? 5, यानी कि 5 - 1 क्या होता है? √4 और √4 यानी कि सोल्व होके क्या हो जाएगा ये? 2। मैं इस 2 को बेस मानकर क्या डिनोट कर सकता हूं? √5 को लोकेट कर सकता हूं। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।